हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बेंगलोर में जॉब करने वाले अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली है। आपको ये जान करके थोड़ा सा अटपटा ऐसा लग सकता है कि सर किसी व्यक्ति ने यदि आत्महत्या कर ली है तो आप इसे खबर के तौर पर क्यों लेकर के आए हैं और इसका हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या कोई लेना देना है। दोस्तों, ये जो आत्महत्या की गई है इसके पीछे के कई सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसको समझना और जानना बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है। इस आत्महत्या ने दरअसल कई सारे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर हम सभी के सामने स्थापित कर दिए हैं, रखे हैं, और इन प्रश्नवाचक चिन्हों के उत्तर तलाशने की कोशिश भारतीय समाज को और साथ ही भारत में न्याय व्यवस्था को करने की ज़रूरत है। आज हम लोग इसी टॉपिक पर थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे। इससे जो जुड़े हुए अन्य पक्ष हैं उसके ऊपर हम लोग एक एक करके देखेंगे। सामने मैंने पैनल पर उसी खबर को मेंशन किया हुआ है, अतुल सुभाष सुसाइड केस, और इसी से कंटेक्स्ट में जो भी डायमेंशन है उसमें पहला क्या कहता है, क्या है मामला, इस मामले को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। देन आफ्टर भारत में परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट के कंटेक्स्ट में क्या गतिविधियां इस केस के मद्देनजर देखी जा रही हैं और इसे जो जुड़े हुए अन्य पहलू इसके अगेंस्ट में दिख रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अतुल सुभाष नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या की है तो इसने अपने आत्महत्या के पहले कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में जानकारी दी अपनी सुसाइड नोट के माध्यम से, जिससे बहुत सारी जो परतें हैं हमारी न्याय व्यवस्था की और भारत में परिवार न्यायालय की, और साथ ही एक पारिवारिक संबंध, एक पति पत्नी के बीच के संबंध के कंटेक्स्ट में जो भेदभाव की स्थिति, जो एक इर्रेगुलरिटी की स्थिति देखी जाती है, उसे उसने बहुत हद तक स्पष्ट करने की कोशिश की है और यह अपेक्षा की है कि मेरे जाने के बाद संभवतः न्याय के स्तर पर कोई बेहतर कार्य किया जा सके, न्याय मिल सके। और इसने अपने आत्महत्या के पहले एक प्लेकार्ड भी अपने साथ में लटकाया हुआ था, लगाया हुआ था, जिसमें ये मेंशन किया हुआ है जस्टिस इज ड्यू, यानी कि न्याय अभी बाकी है। बेशक मैं अपनी जान दे रहा हूं लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला है, और इसी अपेक्षा के साथ उसने ये बातें संभवतः लिखी भी हैं कि शायद आने वाले समय में जो वस्तु स्थिति है उन वस्तु स्थितियों को देखते हुए न्याय बेहतर से बेहतर तरीके से आगे आने वाले समय में लोगों को मिल सके। तो यहां पर दोस्तों हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर जो यहां पक्ष है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पहला पक्ष यह कहता है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप उसने लगाया, उस व्यक्ति ने लगाया। किसके अगेंस्ट में? तो अपनी पत्नी, अपनी सास और उसके जो रिलेटिव्स हैं यानी कि उसकी पत्नी पक्ष के जो संबंधी गण हैं उनके अगेंस्ट में इस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि इन्होंने हमें उकसाया। कैसे? तो बोल करके और एक्शन के जरिए, इस तरीके से कभी कुछ बातें कह करके, कभी किसी तरीके से व्यवहार करके ये वो जताते थे कि तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, और इस तरीके से मुझे बार बार उकसाया जाता था। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया तो फिर मेरा बच्चा भी उसके साथ चला गया और मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता था। ये एक मेंटल टॉर्चर जैसी स्थिति को इंडिकेट करता है कि हमें परेशान किया जा रहा है मानसिक तौर पर कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा इस व्यक्ति ने यह भी आरोप लगाया कि जिस फैमिली कोर्ट में, परिवार न्यायालय में इन दोनों से संबंधित जो केस की सुनवाई की जा रही थी, वहां की एक जज ने इनके साथ बैठक की और उस बैठक के दौरान जो कन्वर्सेशन है उस कन्वर्सेशन को इस व्यक्ति ने बहुत विस्तार से बताया है, जिसमें इस बात का पता चल रहा है कि उस जज ने इन दोनों के बीच के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि डिमांड की थी
अतुल सुभाष से, और देन आफ्टर इस मामले में और अधिक जो स्थितियां हैं बद से बदतर होती चली गई और अंततः इस व्यक्ति ने हाल ही में अपनी जान दे दी। ये जो घटनाक्रम है दोस्तों, इसको यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय का एक पक्ष है वो कैसे उभरता है, इसको थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। देखो, जब हम बात कर रहे हैं उकसाने वाले कंटेक्स्ट में, तो मैंने आपसे अभी आपसे कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाना जैसा जो एक बिंदु है ये यहाँ उभर रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उकसाने को लेकर के जो बातें कही गई हैं वो हम लोग थोड़ा सा देख लें। क्योंकि उकसाने जैसी जो गतिविधियां हैं कि आत्महत्या के लिए यदि किसी को उकसाने की गतिविधि किसी के द्वारा की गई है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है और बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या बातें कही गई हैं ये समझने की भी आवश्यकता है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि देखो साहब, उकसाने को लेकर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध होना जरूरी है। जो आरोप है, जो घटना है, उस घटना से ठीक है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली निकटतम संबंध है या नहीं है उस उकसाने की गतिविधि का उस घटना से, उस आत्महत्या की घटना से, ये देखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हाँ केवल उकसाने जैसी बात हुई और जो आत्महत्या की गई उसके जो वजहें हैं वो कुछ अलग रहे हों। इसको थोड़ा सा बहुत ही सावधानी से पड़ताल करने की आवश्यकता हो जाती है। हम ऐसे ही निर्णय नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है, अपने कई सारे वर्डिक्ट में उन्होंने कहा है कि देखिए, जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा सुसाइड नोट लिखा जाता है या फिर मरने से पहले कोई यदि बात उसके द्वारा लिख दी जाती है तो हम उसे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर तो मानेंगे, उसको हम महत्व देंगे, लेकिन इसे हम केवल इस आधार पर इतना अधिक महत्व नहीं दे सकते कि उसके बिहाफ में हम कोई आरोप तय कर दें। यानी कि मान लीजिए कि एक्स व्यक्ति के कहने पर यह कहा गया कि एक्स व्यक्ति के कारण, उसके उकसावे के कारण वाई व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। ठीक है जी। तो यहां पर हमें इस बात को सिद्ध करने की आवश्यकता होगी कि इसने जो कहा ठीक इसी के कारण यह घटना घटी है, इजंट इट। इसके अलावा इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यदि वाई व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में किसी भी स्तर पर कोई बात कही है, उसको हम साक्ष्य के तौर पर तो प्रस्तुत करेंगे, एक एविडेंस के तौर पर तो मानेंगे, लेकिन हम केवल इसी एविडेंस के आधार पर आरोप तय नहीं कर सकते हैं। गेटिंग इट? यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो पक्ष है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उकसाने के सेंस में कहा गया है। इसके अलावा जो दूसरा एक पक्ष है वो क्या कहता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि महिला प्लस बच्चों को बेसहारा न छोड़ा जाए। यदि पति और पत्नी के बीच में विवाद है, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो ऐसे में जो ये एक सर्कमस्टांस है इसका भी ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। जो गुजारा भत्ता है और जो उसके भरण पोषण से संबंधित शर्तें हैं उसको फुलफिल किया जाना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक और बहुत ही गंभीर पक्ष के बारे में लगातार कहा है अपने अलग अलग वर्डिक्ट्स में कि देखिए, माता पिता अलगाव सिंड्रोम भी काम करता है इस मामले में, है ना। जब भी पति और पत्नी के बीच में गर्माहट आ गई और देन फिर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ाई झगड़ा किए और एक ने घर छोड़ दिया या दूसरे ने घर छोड़ दिया, तो ऐसे में फिर कई बार जो ये स्थिति है और यदि उनके बच्चे हैं तो ऐसे में इस स्थिति को भी सावधानी से पड़ताल करने की ज़रूरत हो जाती है। और ये जो पेरेंटल एलियनेशन सिंड्रोम है, पेरेंटल एलियनेशन सिंड्रोम, इस सिंड्रोम के कंटेक्स्ट में जो ये अभी हालिया मामला है अतुल सुभाष का मामला, यह भी कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि अतुल सुभाष ने आरोप लगाया कि मुझे अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता था, तो इसी के कंटेक्स्ट में
सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिंड्रोम की बात की है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा पिता के पास में रह रहा है और माता से अलग रह रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा है वो पिता के साथ में लगातार संगत में वो है, पिता जो उसे बोलेगा उसकी माँ के बारे में, या पिता जो भी उसकी माँ की कंटेक्स्ट में बातें सिखाएगा समझाएगा, वही वो बच्चा अडॉप्ट करेगा। और एक दिन ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो बच्चा है वो अपनी माँ से हेट करने लगे, घृणा करने लगे, वह उससे मिलना भी न चाहे, बेशक उसकी माँ ने उसके साथ कभी भी बुरा बर्ताव न किया हो, अपने बच्चे को हमेशा लाड प्यार दिया हो और हमेशा उसे याद करती हो प्यार से। इसके बावजूद भी हो सकता है कि बच्चा अपनी माँ से घृणा करने लगे। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ के खिलाफ में कई सारे बातें उसे बोल दी हैं, कह दी हैं। तो ये जो एक एलियनेशन है, इसी को यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। और ऐसी ही स्थिति उस कंटेक्स्ट में भी हो सकती है जबकि बच्चा माता के पास में है और माता ने पिता के बारे में अपने बच्चे को कई सारी बातें बोल दी हैं जो कि सही नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी कह दिया कि तुम्हारे पिता ऐसे हैं, तुम्हारे पिता वैसे हैं, है ना, उसने हमें बहुत मारा है, तुम्हारे जन्म के पहले वो मुझे बहुत टॉर्चर करता था। कई सारी बातें, अनकही बातें, अनसुनी बातें भी उसको उसके कान में भर दे और वो जानबूझ कर करके बेटे को पिता से कभी न मिलने दे। तो ऐसा भी संभव हो सकता है। तो ये जो सिंड्रोम है, इस सिंड्रोम की बात यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कही गई है और ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि यदि पति और पत्नी के बीच में अलगाव हो जाता है तो ऐसे में यह कोशिश की जानी चाहिए, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चे को अपने दूसरे जो पेरेंट हैं, यदि बच्चा माता के पास रह रहा है तो उसे अपने पिता से मिलने की अनुमति दी जाए, बच्चा यदि पिता के पास रह रहा है तो उसे अपनी माता से मिलने की अनुमति दी जाए। ये किया जाना चाहिए। ये सारी बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कही गई हैं और इसी के कंटेक्स्ट में ये जो मामला है यहाँ पर ये उभर रहा है कि भाई बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता था, है ना। तो ये सब जो पक्ष है दोस्तों इस संदर्भ में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की जो इस मामले से जुड़ा हुआ है। क्या? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि उकसाने वाले मामले के कंटेक्स्ट में, यानी आत्महत्या के लिए यदि उकसाने जैसे कोई मामले की बात आती है तो उसमें क्या सजा का प्रावधान है? तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार बिल्कुल सजा का प्रावधान है और इसमें कहा गया है कि 10 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है और साथ ही जुर्माना भी इसमें शामिल है। क्लियर है? और इसी संहिता के अंतर्गत जो धारा 45 है, इसमें जो उकसाना जो शब्द है इसको विस्तृत तौर पर डिस्क्राइब भी किया गया है और इसके बारे में कहा गया है कि मान लीजिए, इसको आप ऐसे समझिए इसकी व्याख्या को, कि एक व्यक्ति ने 2-3 व्यक्ति के साथ मिल करके, उसके रिलेटिव हो सकते हैं, उसके फ्रेंड हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, उनके साथ मिल करके और अपने जो सामने पक्ष है, पति है या फिर पत्नी है या कोई भी संबंधी है, किसी के भी अगेंस्ट में यदि वो बार बार उसको उकसा रहा है बोल करके या फिर व्यवहार करके और उसको एक तरीके से इस स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है कि वह आत्महत्या कर ले, और उस व्यक्ति के मन में जिसके अगेंस्ट में ये सारी बातें चल रही हैं वो बेचारा बहुत ही अधिक संकुचित हो गया है, एकदम वो डिस्टर्ब्ड हो गया है मेंटली कि अब वो क्या करे। अब उसके पास में कोई विकल्प नहीं है, कोई ऐसा सुझाव उसको देने वाला नहीं है कि ऐसे में क्या किया जाए। तो वह बिल्कुल परेशान हो जा सकता है और इट मे बी पॉसिबल कि वह आत्महत्या जैसा कदम उठा ले। तो ऐसे में यहां पर यह देखने वाली बात हो जाती है कि यदि इस तरीके की गतिविधियां किसी व्यक्ति और उसके सहयोगियों के द्वारा की जाती है और देन आफ्टर उसके कारण, उनकी इन गतिविधियों के कारण सामने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है, वह आत्महत्या कर लेता है, कोई गलत कदम उठा लेता है, तो ऐसे में यह एक बहुत बड़ा मामला सिद्ध हो जाता है और देन फिर उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा सकती है। ये भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत बातें कही गई हैं।
ठीक है जी। तो यहां पर इन सभी पक्षों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें कि जिस परिवार न्यायालय की बात कही जा रही है और जिस परिवार न्यायालय के कंटेक्स्ट में ये पूरा का पूरा ये विवाद उभरा और अतुल सुभाष ने आरोप लगाया कि जज साहिबा ने 5 लाख रुपए की डिमांड की, तो क्या भारत में परिवार न्यायालय का जो काम है कि इस तरीके के अलगाव की स्थिति में एक शांतिपूर्ण हल निकाला जाए, एक बेहतर परिणाम निकाला जाए, ताकि जो हस्बैंड है या जो वाइफ है, इन दोनों के जो विलगाव हैं, इनके जो डिस्प्यूट हैं, वो एक सकारात्मक मोड़ के साथ में समाप्त हों और एक बेहतर जीवन दोनों अपने अपने स्तर पर जी सकें। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है? क्या परिवार न्यायालय के स्तर पर ये खामियां हैं, ये कमियां अभी भी हैं, है ना? क्या इनके वर्तमान की स्थितियां हैं, इसको भी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि भारत में परिवार न्यायालय का एक जो कॉन्सेप्ट है, ये साल 1984 में निकल कर सामने आता है और उसी समय में इसे एक एक्ट के तौर पर अपनाया जाता है, अधिनियमित किया जाता है। और इसके बाद इसमें यह प्रावधान किया जाता है कि देखिए, राज्य के द्वारा जहां भी जिस भी शहर आदि में 10 लाख से अधिक की आबादी है, वहां पर हम इसका गठन करेंगे। ठीक है, परिवार न्यायालय का गठन करेंगे। इसमें जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट जो होते हैं, उनके द्वारा इन परिवार न्यायालयों के संदर्भ में नियम आदि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है जी। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो इन परिवार न्यायालयों की भूमिका है वह दरअसल बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। भैया, आप एक परिवार को या तो फिर से बसाने की कोशिश कर सकते हैं या तो आप उसको पूर्णतः उजाड़ सकते हैं, और जो दूसरा पक्ष है वो अभी निकलकर यहां सामने आ रहा है। बहुत दुख की बात है कि परिवार न्यायालय के स्तर पर चूक की गई यहां पर और एक व्यक्ति की जान चली गई। कितनी दुख की बात है ना? क्या भारतीय समाज इस मामले को लेकर के संवेदनशील नहीं है? क्या भारतीय समाज में केवल एक पक्ष के हिसाब से ही दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है, दूसरे पक्ष को दरकिनार कर देने की जरूरत है? क्या यह बेहतर है हमारे समाज के विकास के लिए? ये तमाम सवाल निकलकर सामने आ जाते हैं। हम बात करते हैं लैंगिक समानता की, जेंडर इक्वलिटी की। तो जेंडर इक्वलिटी में भाई आप पुरुष और महिला दोनों को तो समान ही मान रहे हैं। हाँ, यदि आप पुरुष को महिला से नीचे रखना चाहेंगे तो क्या ये जेंडर इक्वलिटी है या फिर इनइक्वलिटी है? ये इनइक्वलिटी है या नहीं है? और यदि परिवार न्यायालय के स्तर पर पुरुष के पक्ष में यदि असंवेदनशील जैसा व्यवहार किया जाता है, उसके साथ जो गतिविधियां हो रही हैं उसको दरकिनार कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो क्या उसको सही तरीके से न्याय मिला? नहीं मिला ना। तो ये स्थिति यहां पर भी उभर करके सामने आई है। दोस्तों यदि हम परिवार न्यायालय की बात करें तो मामलों की संख्या भारत में परिवार न्यायालयों में बहुत ज्यादा है। सामान्य तौर पर भी न्यायिक स्तर पर देखा जाए तो मामलों की संख्या कम नहीं रहती, हमेशा ज्यादा से ज्यादा रहती है। और यहाँ पर जजों की संख्या क्या है भैया? तो जजों की संख्या बहुत अधिक कम है। तो एक जो ऑटोमेटिक दबाव है वो इन पर बना रहता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि एक जज को परिवार न्यायालय के स्तर पर उसे 120 से 130 केसेस की सुनवाई करनी पड़ती है एक दिन में, है ना। तो वो सोचता है जज की आखिर कितनी जल्दी से जल्दी हम एक मामले का निपटारा कर दें, कैसे भी कर दें, उसमें ज्यादा परेशानी ना हो। लेकिन यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है कि कहीं आप किसी के साथ इस जल्दबाजी में अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप उसके जीवन के साथ खेल तो नहीं रहे हैं, इसे भी तो समझने की जरूरत है। तो यहां पर ये जो एक पक्ष है ये उभरता है। कई सारे ऐसे वाकये हुए हैं दोस्तों जिसमें यह पता चला है कि पुरुष पक्ष के साथ में असंवेदनशीलता जैसा व्यवहार परिवार न्यायालय के स्तर पर किया गया है। पुरुष पक्ष के बात को न सुनना, उसको नजरअंदाज कर देना, वह किस अवसाद की स्थिति से गुजर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, है ना। और जो बच्चों से न मिलने की घटनाएं हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देना, सीधे उसे एक तरीके से टाल देना कि अरे क्या कोई बात नहीं है, नहीं मिलने दिया गया तो कोई बात नहीं, इस तरीके से टाल देना। तो ऐसे में एक जो मेंटल टॉर्चर जैसी स्थिति है वह ऑटोमेटिकली पैदा होने की संभावना बन जाती है।
इसके अलावा जो एक दूसरा पक्ष है कि भाई केवल महिला पक्ष की तरफ ही झुकाव रखना, यानी कि महिला पक्ष ने कोई बात कही, बेशक वो बात झूठी है, उसके ऊपर तुरंत विश्वास कर लेना। पुरुष पक्ष ने यदि कोई बात कही, उसने यदि कोई अपना तर्क दिया, उसने कोई अपना साक्ष्य दिया, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करना। तो क्या ये खामी नहीं है? भाई न्याय के मंदिर में तो सभी समान हैं, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो। तो न्याय के मंदिर में तो इसलिए जाया जाता है ना भाई कि हमें यहाँ पर न्याय मिलेगा, और जस्टिस के माध्यम से, जज साहब के माध्यम से ये पता लगाया जा सकेगा कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और यदि हम पूर्वाग्रह रखेंगे किसी भी एक पक्ष के प्रति, तो ऐसे में न्याय सही तरीके से सही समय में मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर इन पहलुओं को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल जो फॉल्ट्स हैं उसे भी ध्यान में रखने की जरूरत है परिवहन न्यायालय के स्तर पर। जैसे कि कुछ ऐसे भी जानकारियां मिलती हैं जिसमें पता चलता है कि जो फैमिली कोर्ट में एक बेहतर काउंसलर की उपस्थिति होनी चाहिए, परामर्शदाता की उपस्थिति होनी चाहिए, उसकी एब्सेंस की कई बार जो गतिविधियां हैं वो सामने आ जाती हैं। भाई काउंसलर है ही नहीं, परामर्शदाता है ही नहीं। अब यदि एक पति और पत्नी गए हैं अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए फैमिली कोर्ट में, तो कोई काउंसलर तो होना चाहिए ना कि अच्छा ठीक है, आप एक बार अपने अपने जो भी पक्ष हैं, जो भी तर्क हैं, आप बताइए, हम मिल करके बैठ करके थोड़ा बातचीत करते हैं, है ना। पति अपना पक्ष रख सकता है, पत्नी अपना पक्ष रख सकती है, और देन फिर मिल बैठ करके और समझाने की कोशिश करना, बातचीत करने की कोशिश करना। किसी के भावनाओं को जब आप सुनते हैं, समझते हैं, तो कई बार उसकी जो अंदर में एक हलचल चल रही होती है, वो हलचल जो एक अस्थिरता वाला वातावरण है, जो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, वह कई बार रिलैक्स भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि चलो उसकी बातों को किसी ने सुना, किसी ने उसको एड्रेस किया। यहां काउंसलर की ही कमी है, और काउंसलर यदि एक्सपर्ट है तब तो और अच्छा, क्योंकि काउंसलर इस बात को समझ जाता है कि उसे कहां पर बातें चुभ रही हैं, तो वो सामने वाले को बता सकता है कि देखिए आप यदि यहां पर थोड़ा सा इस चीज को देख लेंगे, संतुलित कर लेंगे, तो शायद बात बिगड़ नहीं जाएगी और बात बन जाएगी। तो यहाँ पर परामर्शदाताओं की कमी कई बार देखी जाती है। इसके अलावा जो प्रशिक्षित मध्यस्थ हैं, जो ट्रेंड मीडिएटर्स हैं, उनकी भी जो कमी है वो देखी जाती है फैमिली कोर्ट्स में, और इनकी तो आवश्यकता हमेशा होती है। जरूरत पड़ती है कि भाई जो मीडिएटर्स हैं वो इस हिसाब से चीज़ों को बैलेंस वे में ले चलें ताकि किसी का कोई नुकसान न हो। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि कई बार जो पुरुष पक्ष है उससे जरूरत से ज़्यादा गुजारा भत्ता देने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि आप इतना नहीं इतना दीजिए, आप इतना नहीं इतना दीजिए पैसा, और इससे कम के गुजारा भत्ता में कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी, है ना। कई बार महिलाओं को, जो भी पत्नियां हैं, उन पत्नियों को ये कहा जाता है वकील के द्वारा, अधिवक्ता के द्वारा, जो भी उसका केस लड़ रहा है, और वो एक तरीके से एकदम उसको माइंडसेट इस तरीके से कर दिया जाता है कि आप कम से कम इतने रुपए तो जरूर मांगिए। क्यों? क्योंकि इसमें से एक हिस्सा हम भी रखेंगे। भाई मान लो कि जो पति है वो 5 ही लाख रुपया मैक्सिमम गुजारा भत्ता के तौर पर दे सकता है, उसकी औकात बेचारी की उतनी ही है कि उससे ज़्यादा वो नहीं दे पाएगा, और वकील साहब जो हैं, है ना, या जो भी ऐसे काम में लगे हुए लोग हैं, वो उकसा रहे हैं पत्नी को कि नहीं तुम इससे 10 लाख मांगो, 10 लाख मांगोगी तो मुझे इसमें से कम 2 लाख तुम दे दोगी, बाकी तुम अपने पास में रख लेना, है ना। तो इस तरीके से कई बार जो केसेस हैं वो भी सामने आते, और यदि यहाँ पर प्रशिक्षित मध्यस्थ होता तो शायद ऐसी नौबत ना आने पाती, और साथ ही जो जजमेंट में देरी होती है, न्याय मिलने में जो देरी होती है, उसे भी दूर किया जा सकता था। तो इन कमियों को भी एड्रेस करने की जरूरत है। और इस घटना ने जहां एक तरफ यह इंडिकेट किया है कि भारत में समाज व्यवस्था के स्तर पर लैंगिक समानता की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें केवल #MeToo से काम नहीं चलेगा, इसमें #Men2 पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ना। अभी वर्तमान में दोस्तों
इस मामले को लेकर के ट्रेंडिंग भी चल रहा है, हैशटैग मेन टू, यानी कि हम भी शामिल हैं, हमें हमारे ऊपर भी अत्याचार किया जाता है ना। तो क्या हमारे समाज में जो न्याय व्यवस्था है इसे इस हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि सभी के साथ समान तौर पर न्याय हो? क्या इसके ऊपर फैमिली कोर्ट को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और न्यायपालिका के अलग अलग स्तरों को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है? ये घटनाक्रम जो है, ये घटना इन सारे सवालों को जन्म देती है ना। अभी आगे देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर के अंततः न्यायपालिका के स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, आज की इस चर्चा में हम लोगों ने इस बिंदु से संबंधित कई सारे डायमेंशंस को देखा, समझा, जाना, जो आज की परिस्थिति में भारतीय समाज की स्थिति और साथ ही पति पत्नी के बीच में जो एक अलगाव की स्थिति है इसको बयां करती है। खैर, तो यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, P2I फाउंडेशन बैच से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो राइट नाउ विंटर कार्निवल सेल चल रहा है, 13 दिसंबर तक इसकी वैलिडिटी है। इस कोर्स से यदि आप जुड़ाव चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 26,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन करते हुए अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को और बेहतर रूप प्रदान कर सकते हैं। साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण जो कोर्स है P2I लॉन्ग टर्म बैच, इसकी भी शुरुआत की जा रही है विंटर कार्निवल सेल के खास मौके पर। आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपकी संपूर्ण जीएस की तैयारी बहुत विस्तार तरीके से कराई जाएगी और इसके लिए भी आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 32,999 रुपये में इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। साथ ही यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी है dilip.kumar@02, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा इंस्टा चैनल है दिलीप सर स्टडी IQ, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होने पर आप मुझसे इस मेल आईडी के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।